गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू TSN ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म। आज हम आपकी हिंदी व्याकरण की पुस्तक पंखुड़ी का पाठ 4 पढ़ेंगे, जो कि है शब्द विचार यानी मॉर्फोलॉजी। अब तक हमने भाषा, लिपि और व्याकरण पढ़ा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं। लिपि उसे कहते हैं जिनके माध्यम से हम जो संकेत बनाते हैं, अपनी जो ध्वनि है, जो भी विचार प्रकट करने के लिए जो शब्द हम बोलते हैं, जो उच्चारित करते हैं, उनको प्रकट करने के लिए, उनको लिखने के लिए जो संकेतों का सहारा लेते हैं, वे लिपि कहलाते हैं। तो इस प्रकार हमारी जो लिपि है हिंदी की, वो देवनागरी लिपि है। तो और जो वर्ण है भाषा की सबसे छोटी इकाई, उससे मिलकर शब्द बनते हैं। वर्णों को भी 2 भाग में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन। अब आगे हम देखेंगे कि जो वर्ण हैं उनसे मिलकर शब्द किस प्रकार बनते हैं। तो ये जो व्याकरण है उसका एक भाग है जिसमें वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार ये पढ़ते हैं। तो हमने वर्ण के बारे में पढ़ा, अब पढ़ेंगे हम शब्द विचार के बारे में। व्याकरण के जिस भाग में शब्दों के प्रकार, रूपांतर और उत्पत्ति आदि पर विचार किया जाता है उसे शब्द विचार कहते हैं। विचारों को आदान प्रदान करने के लिए हम भाषा का प्रयोग करते हैं। कोई भी भाषा वाक्यों से बनती है और वाक्य शब्दों से। शब्द बनते हैं विभिन्न ध्वनियों यानी कि वर्णों से। शब्दों की रचना ध्वनियों के निश्चित क्रम से होती है। क्रम बदलने से शब्द का अर्थ बदल जाता है या वह निरर्थक हो जाता है। जैसे नीचे लिखे शब्दों को देखने से पता चलता है कि उनमें कितनी ध्वनियों का मेल है। जैसे कमल शब्द है, इसमें क, अ, म, अ, ल और अ। इस प्रकार इन 6 वर्णों से मिलकर शब्द कमल बना है। इसी तरह बादल और शेर। तो उपयुक्त उदाहरणों में कमल, बादल और शेर क्रमशः 6 और 4 वर्णों के मेल से बने हैं जो सार्थक अर्थ प्रदान करते हैं। इन्हें शब्द कहते हैं। तो इस प्रकार शब्द की परिभाषा में हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक वर्णों के क्रमबद्ध और सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अब देखते हैं पद। शब्द को जब वाक्य में प्रयुक्त किया जाता है तो वह पद कहलाता है। वाक्य में उपसर्ग, प्रत्यय, लिंग, वचन और कारक आदि के कारण शब्द का रूप बदल जाता है, परंतु कई बार इसका रूप नहीं बदलता। स्थिति चाहे कैसी भी हो, 2 प्रकार से वाक्य में आया हुआ जो शब्द है वो दोनों ही प्रकार से वाक्य में आया हुआ शब्द पद कहलाता है। जैसे तेज हवा चल रही है और दूसरा वाक्य है हवा तेजी से चल रही है। यहाँ पहले वाक्य में तेज तथा दूसरे वाक्य में तेजी से बन गया है। दोनों ही स्थितियों में वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाएगा। यानी जब हम किसी वाक्य की रचना करते हैं तो उसमें जितने भी शब्द हम लिखते हैं वो सारे पद कहलाते हैं। अलग अलग अगर उन्हें लिखा जाए बिना वाक्य के तो ही वे शब्द कहलाएंगे, वरना वाक्यों में प्रयुक्त होने के बाद शब्द पद बन जाते हैं। तो वर्गीकरण के आधार पर शब्दों को 4 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। यानी शब्द जो हैं वो कहाँ से आए, किस तरह बने, किस प्रकार उनकी उत्पत्ति हुई, किस प्रकार रचना हुई, इस प्रकार से शब्दों को वर्गीकृत किया जाता है। तो मुख्य रूप से 4 भागों में या 4 आधारों पर शब्दों का वर्गीकरण होता है, जिसमें सबसे पहला है उसका स्रोत या उसकी उत्पत्ति का आधार क्या है, शब्द कैसे बना है। दूसरा रचना के आधार पर, तीसरा अर्थ के आधार पर और चौथा प्रयोग के आधार पर। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्रोत के आधार पर शब्दों की उत्पत्ति। इस आधार पर शब्द के 4 भेद होते हैं कि जहाँ से भी शब्द हमने लिए हैं वो कहाँ से आए। इस आधार पर 4 भागों में बांट सकते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तो इनमें सबसे पहले हम देखते हैं कि तत्सम क्या होता है। तो जो संस्कृत वर्ड है यूज्ड इन हिंदी, तो संस्कृत के वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही हिंदी में आ गए हैं तत्सम कहलाते हैं। यानी जो पहले संस्कृत में थे वो ऐसे के ऐसे हमने हिंदी में उनको ग्रहण कर लिया और वैसे ही हम लिखते हैं, तो ये सभी तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण दिया है विद्या, घृत, रात्रि, सर्प, दुग्ध, कीट आदि। ये मूल रूप से संस्कृत के शब्द हैं, संस्कृत भाषा के शब्द हैं, जिन्हें हमने हिंदी में उनको ले लिया है। उसके बाद आता है दूसरा तद्भव। तद्भव मतलब बाद में बना हुआ। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत में तो मूल रूप में थे लेकिन जब हिंदी में आए तो कुछ उच्चारण में अशुद्धि होने के कारण उनका रूप बदल गया।
तो वो कुछ और बन गए। इसीलिए तद्भव का अर्थात उससे उत्पन्न, यानी जो संस्कृत शब्द थे उससे उत्पन्न हुए शब्द हैं और बाद में बने ये शब्द मूल शब्द से, तत्सम शब्दों से, इसीलिए इनके रूप में परिवर्तन आया। तो संस्कृत के वे शब्द जिनका हिंदी में आते आते रूप बदल जाता है तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे हम कभी दुग्ध शब्द का प्रयोग करते हैं और कई बार दूध बोलते हैं। मोस्टली हम दुग्ध शब्द को दूध ही बोलते हैं, तो जो दुग्ध शब्द था वो बदलकर दूध बन गया। इसी तरह सर्प सांप बन गया, कीट को कीड़ा बना दिया और जो क्षेत्र है उसे हम खेत बोलने लग गए। इसी तरह गृह घर बना। तो इस प्रकार जो शब्द मूल रूप में संस्कृत में थे वो हिंदी में आने के बाद में बदलकर उनका रूप बदल गया, तो वे तद्भव शब्द कहलाए, यानी कि बाद में संस्कृत से बदले हुए रूप या उससे उत्पन्न शब्द। तीसरा आता है देशज शब्द, यानी लोकली ओरिजिनेट्स वर्ड, जो कि हमारे आम बोलचाल की भाषा में हम गांव या क्षेत्रीय भाषा में बोलते हैं। जो शब्द अपने ही देश की भिन्न भिन्न क्षेत्रीय बोलियों से हिंदी भाषा में आ गए हैं उन्हें देशज शब्द कहते हैं। जैसे कपास, पेट, चूड़ी, पगड़ी, रोटी, गमछा, पतीला, खिचड़ी आदि। तो ये शब्द हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र की भाषाएं हैं, हमारी क्षेत्रीय बोलियां हैं, उनसे लिए हुए शब्द हैं जो कि इतने प्रचलित हो गए हिंदी में, उनमें भी आम प्रचलन हो गया, हिंदी के ही वे शब्द बन गए हैं। इसके बाद आता है विदेशी शब्द। हिंदी में अनेक शब्द ऐसे हैं जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, फॉरेन जो वर्ड्स हैं वो हैं। जैसे ऐसे शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं जो कि हम इतने आदी हो चुके हैं उन्हें बोलने के कि हमें पता ही नहीं चलता कि हम वो शब्द हमारी हिंदी भाषा के हैं, संस्कृत से आए हैं या किसी विदेशी भाषा के शब्द हैं। क्योंकि हमारे देश में कई देशों के लोगों ने आकर यहाँ पर शासन किया, यहाँ पर आकर बस गए, तो उनकी जो बोलचाल की भाषा थी उनके कई शब्द हमारी भाषा ने ग्रहण कर लिए और हमारी हिंदी के शब्द कुछ वे बोलने लगे। तो इस प्रकार शब्दों का जो आदान प्रदान हुआ भाषा का, उसी से हमारी जो हिंदी है उसके व्याकरण में, उसके शब्द भंडार में बढ़ोतरी हुई। तो इस प्रकार बहुत सी दूसरी भाषाओं के शब्द भी हम आम बोलचाल में काम में लेने लगे। इसके उदाहरण में देखते हैं, जैसे स्टेशन जो शब्द है वो इंग्लिश वर्ड है, अंग्रेजी शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन हम बिल्कुल हिंदी के शब्द जैसे ही उसका प्रयोग करते हैं। संतरा पुर्तगाली शब्द है, रिक्शा जापानी शब्द है, चाय चीनी शब्द है, औरत शब्द जो है वो अरबी भाषा से आया है और फौज फारसी भाषा का शब्द है, लेकिन ये हमारी भाषा में इस तरह मिल गए हैं कि हमें इन्हें पहचानना ही मुश्किल है। अब देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्दों के कुछ उदाहरण। तत्सम जो शब्द है उसमें गणना मूल शब्द है संस्कृत का, जो कि हिंदी में आने के बाद या उससे बिगड़कर संस्कृत से गिनती बन गया। इसी तरह कपोत कबूतर बना। सप्त तत्सम शब्द है जबकि तद्भव 7 हुआ। स्वर्ण से बना सोना, ग्राम से गांव, अस्थि से हड्डी, ओष्ठ से बना ओट या होठ, नासिका से नाक और शत से सो। इस प्रकार तत्सम जो मूल शब्द थे उनसे बाद में बने हुए शब्द। इसी तरह मित्र का मीत, मयूर से बना मोर, दंत से दांत, मुख से मुंह, दधि से बना दही, पीत से पीला, भिक्षा से बना भीख, भ्राता से भाई, मस्तक शब्द से बना माथा। इसी प्रकार व्याघ्र से बना बाघ, हस्ती से हाथी, दिवस से बन गया दिन, हृदय से हिय, घट से बना घड़ा, शीर से बना खीर, वानर से बना बंदर और कोकिला से बना कोयल और इसी तरह घोटक शब्द से बना घोड़ा। तो ये थे रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, जो कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। अब देखते हैं बनावट, यानी कि उनकी जो रचना किस प्रकार से हुई है, शब्दों का किस प्रकार से उनकी रचना की गई। कई ऐसे शब्द हैं जो 2-3 शब्दों से मिलकर बने हैं, कुछ में केवल कुछ वर्णों के प्रयोग से बने हैं और कुछ शब्द जो ऐसे भी हैं जिनको
बोलते या लिखते तो हम कुछ रूप में, लेकिन उसका जो अर्थ होता है वो अलग अर्थ प्रकट करता है। इस प्रकार रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के निम्नलिखित 3 भेद हैं। सबसे पहले रूढ़ जो ट्रेडिशनल है, फिर यौगिक और योगरूढ़ शब्द, यौगिक कंबाइंड और योगरूढ़ ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। सबसे पहले रूढ़ क्या होता है? रूढ़ यानी कि इसे देखा जाए तो परंपरा से जो चले आ रहे हैं वो शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं। तो जो शब्द परंपरा से ही किसी अर्थ के लिए प्रयुक्त होते हैं और उन्हें विभाजित करने पर उनके भागों में से कोई अर्थ नहीं निकलता, उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे आदमी। अब इस शब्द के जगह हम टुकड़े करें, आ प्लस द प्लस मी, अब इनका कोई भी अन्य अर्थ नहीं निकलता। अलग अलग होने पर ये मिलकर ही आदमी शब्द बनता है और इसका मतलब होता है मानव के लिए प्रयुक्त किया गया शब्द। इसी प्रकार सिंह, इस शब्द के टुकड़े करें तो सिंह और सी और ह ये अलग अलग कोई अर्थ नहीं देंगे, लेकिन सिंह जो शब्द है वो एक विशेष जानवर यानी कि शेर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसी प्रकार चित्र और पशु, इनका जब हम उच्चारण करते हैं, इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे सामने उसी की छवि आती है, उसी के बारे में, वही वस्तु का, व्यक्ति का ध्यान आता है जिसके लिए शब्द बोला गया है। तो इसका मतलब परंपरा से ही हम इन शब्दों का प्रयोग उन वजहों के लिए या उन व्यक्तियों वस्तुओं के लिए इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दूसरा है यौगिक शब्द। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे देव प्लस आलय, देवालय, और विद्या प्लस आलय, विद्यालय। अब जब हम इन दोनों को अलग अलग करते हैं इन शब्दों को, तो इनका भी अलग अर्थ निकलेगा। दोनों ही शब्दों का अपना अपना अर्थ होगा। देव यानी कि ईश्वर, आलय यानी कि घर, यानी इनके टुकड़े करने पर भी ये अपना अलग अर्थ प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार यौगिक होकर यानी कि जुड़कर अलग अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। जैसे देव जो ईश्वर है और आलय यानी घर, अब इन दोनों को मिलाने से बना देवालय, जिसका अर्थ होता है कि ऐसा घर जहाँ पर ईश्वर का निवास हो, यानी कि मंदिर। इसी प्रकार विद्या यानी कि शिक्षा और आलय यानी कि घर, तो और विद्यालय शब्द बना ऐसा स्थान जहाँ पर विद्या प्रदान की जाती है, विद्या ग्रहण की जाती है। तो विद्यालय जो है वो अलग अर्थ में प्रकट हुआ और इन दोनों शब्दों को तोड़ने पर भी अलग अलग अर्थ इनके प्रकट होते हैं। तो ऐसे शब्द जो 2 अलग शब्दों से मिलकर बने हैं वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। तीसरा है योग रूढ़ शब्द, ट्रेडिशनल कंबाइंड वर्ड। 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनने वाले ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के बोधक होते हैं उन्हें योग रूढ़ कहते हैं। यानी यहाँ पर भी बनते तो 2 शब्दों से मिलकर ही है, लेकिन जो उनका मूल अर्थ है जो शब्दों से प्रकट होता है वह न प्रकट होकर किसी अन्य अर्थ को ये प्रकट करते हैं, वे शब्द योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं हम नीलकंठ। नीलकंठ अलग अलग करेंगे तो नील एक रंग विशेष, कंठ जो गले के लिए प्रयुक्त होता है, तो इसका अर्थ हुआ नीला कंठ या नीला गला। लेकिन ये मुख्य रूप से किसी व्यक्ति विशेष के बारे में इंगित करता है, किसी व्यक्ति विशेष को बताता है। तो यहाँ पर अर्थ लिया जाता है भगवान शिव के बारे में जिनका कंठ नीला है, तो इसीलिए ये शब्द जो है वो एक अलग ही अर्थ प्रकट करता है। तो इस प्रकार नीला है कंठ जिनका, अर्थात नीलकंठ भगवान शिव को माना गया है। तो यह नीलकंठ एक यौगिक शब्द न होकर योग रूढ़ शब्द है जो बना तो 2 शब्दों से है लेकिन कोई विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। अतः नीलकंठ शब्द शिव के अर्थ में प्रयुक्त होता है। पीतांबर 2 शब्दों से मिलकर बनता है, पीला और अंबर। पीला जिसके अंबर यानी कि वस्त्र है, तो ये शब्द प्रयुक्त होता है भगवान विष्णु के लिए। इस प्रकार अलग अर्थ प्रकट करने वाले योगरूढ़ शब्द हुए। तो रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार हमने पढ़े, रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। अगला हिमालय। हिम का आलय, जहाँ हिमालय बर्फ के घर को नहीं वरन किसी पर्वत के लिए प्रयुक्त हुआ है। अब जैसे जो शब्द है हिम प्लस आलय, तो इसका अर्थ हुआ बर्फ का आलय या घर, लेकिन सभी पर्वत तो हिमालय नहीं है। यहाँ पर एक पर्वत विशेष के लिए ही हिमालय हम कहते हैं। तो जैसे हमारा अरावली है जो अजमेर में है,
इसे हम हिमालय नहीं कहेंगे, क्योंकि जो शब्द है हिमालय भले ही वो बर्फ़ के आलय के रूप में, बर्फ़ के घर के रूप में प्रयुक्त होता है, लेकिन उसका विशेष शब्द ऐसे पहाड़ के लिए है जहाँ पर केवल बर्फ़ है और उसका विशेष नाम है। इसी प्रकार पीताम्बर यानी पीले हैं वस्त्र जिनके, वे पीले वस्त्र कोई भी पहन सकता है, परंतु यहाँ कृष्ण भगवान के लिए या विष्णु भगवान के लिए ही प्रयुक्त होता है। अगला अर्थ के आधार पर देखेंगे हम अगले वीडियो में।